Hey everyone, welcome to 404 Lecture, the channel where boring explanations simply don't exist. ओके सो सबसे पहले ये बताओ कि किस किसने जियो का नेट यूज़ किया है और किस किसने टाटा का कुछ भी कभी यूज़ किया है लाइक टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टाइटन वॉच, एयर इंडिया, एनीथिंग। अब ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि एक बार किसी इंसान ने छोटे से रूम में बैठ के सोचा था यार मेरे पास एक आइडिया है और मैं इसको रियलिटी बनाना चाहता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। वो इंसान वही है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो वेलकम टू यूनिट 4 बिजनेस प्रमोशन और आज का हीरो है एक द एंटरप्रेन्योर। सो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ये वर्ड एक्चुअली फ्रेंच से आया है, एंट्री प्रेंट्रे, जिसका मतलब है कुछ अंडरटेक करना, यानी कुछ शुरू करना, कुछ हाथ में लेना। बेसिकली अगर हम अपनी बुक की एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देखें तो वो इंसान जिसके दिमाग में किसी स्पेसिफिक बिजनेस का आइडिया सबसे पहले आता है। अब एक कीवर्ड याद रखना, सबसे पहले। कॉपी करने वाला नहीं, बाद में आने वाला नहीं, जो तब दिखता है जब दुनिया अंधेरे में होती है। ठीक है, अब इसका एक रियल एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो धीरू भाई अंबानी ले लो। अब सुनो यार, 1966 की बात है। धीरू भाई अंबानी एक छोटे से गुजरात के गांव का एक लड़का येमन में पेट्रोल पंप पे काम करता था, सीधा पेट्रोल पंप। वो इंडिया वापस आया सिर्फ 15,000 लेके। मुंबई में एक 500 स्क्वायर फीट के छोटे से ऑफिस में टेक्सटाइल का काम शुरू किया। लोगों ने क्या कहा, अरे कपड़ा, कपड़े की तो पहले से 100 दुकान है। तो धीरू भाई ने सोचा मैं ऐसा कपड़ा बनाऊंगा कि एक रिक्शा वाला भी अच्छा पहना सके। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 20 लाख करोड़ से ज़्यादा है। यही है एंटरप्रेन्योर। जब दुनिया नहीं बोल रही थी वो हाँ बोल रहा था। समझ रहे हो? जब दुनिया ने मना करा तो उन्होंने हाँ बोला। अब एंटरप्रेन्योरशिप के दो कोर एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ याद रख लो, एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वल्स टू इनोवेशन प्लस रिस्क बेयरिंग। अब दोनों को समझते हैं। ठीक है, इनोवेशन होता है लोगों से हट के कुछ करना। ठीक है, ये कुछ छोटा भी हो सकता है, कुछ बड़ा भी हो सकता है, एनीथिंग। और रिस्क बेयरिंग होता है कोई न्यू वेंचर करना जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, पैसे लगे हो, सब कुछ हो। एंटरप्रेन्योर होता ही रिस्क टेकर है भाई, रिस्क अवॉइडर नहीं होता कभी भी। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले इनोवेशन का मतलब इन्वेंशन नहीं होता। इन्वेंशन कुछ बिल्कुल नया बनाना, जैसे कि एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया था। इनोवेशन जो पहले से है उससे अलग तरीके से करना। ठीक है, अब जैसे हेनरी फोर्ड ने कार इन्वेंट नहीं की, कार्स तो पहले से थी, बट 1908 में कार सिर्फ अमीर लोगों की चीज़ थी, हाथ से बनाते थे, बहुत महंगी थी। फोर्ड की इन्वेंशन क्या थी? असेंबली लाइन। पहले एक मैकेनिक पूरी कार बनाता था, फोर्ड ने काम के 84 छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया। हर वर्कर सिर्फ एक स्टेप करता है, पूरा दिन एक ही काम, रिजल्ट कार बनाने का टाइम 12 घंटे से गिर के सिर्फ 93 मिनट पे, प्राइस $850 से गिर के $300 पे। तो अचानक फैक्ट्री वर्कर्स भी कार खरीद सकते थे ना। उसने इन्वेंट नहीं किया, उसने इनोवेट किया। यही एंटरप्रेन्योरशिप है। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्क बेयरिंग। हर नई बिजनेस में रिस्क होता है। आज पैसा लगाओ, कल मिलेगा या नहीं पता नहीं। सिंपल एग्जांपल है, अब किसी ने कॉलेज के बाहर चाय का स्टॉल लगाया, 20,000 लगाए सामान में। उसे पता नहीं कि स्टूडेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, या रोज़ बारिश होगी, या लैंडलॉर्ड ने रेंट डबल करेगा। वो रिस्क बेयर कर रहा है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है,
ओके, गॉट इट। अब चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, अब इसके मेन हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो समवेयर 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इन्हें अच्छे से समझना। ठीक है, सबसे पहला है इंडिपेंडेंस प्लस हार्डवर्क। दो तो ये हो गए, इंडिपेंडेंस और हार्डवर्क। अब एंटरप्रेन्योर्स को किसी की सुनना पसंद नहीं करते भाई। 9 to 5 उनके लिए कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये लोग काम करते हैं 12 घंटे 7 दिन, कोई वो ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी चीज़ को करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिज़ायर टू अचीव प्लस फोरसाइट। इन्हें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, इन्हें जीतना है। प्रॉफिट इनके लिए स्कोर बोर्ड है। अब सोचो यार, वीडियो गेम की तरह एंटरप्रेन्योर फन के लिए नहीं खेलता है, वो हाई स्कोर तोड़ने के लिए खेलता है। हर रुपया प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक और पॉइंट। ठीक है, अब फोरसाइट का मतलब क्या है? ये लोग फ्यूचर देख सकते हैं। जब बाकी सबको कुछ नज़र नहीं आता ना, तो इन्हें जो ये इनोवेट कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं ना, उसमें इन्हें कुछ दिख रहा है तभी कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो यार, जैसे बायजूस ले लो। 2011 में बायजूस ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करी थी। ठीक है, अब लोगों ने कहा इंडियन पेरेंट्स कभी ऑनलाइन पढ़ाई पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसने सुना ही नहीं क्योंकि उसके मन में था। अब 2020 में कोविड आया। ठीक है, और बायजूस पहले से ही 10 बिलियन की कंपनी थी, उसने 2020 को 2012 में देख लिया था। यही एक फोरसाइट है। अब आते हैं ओपन माइंडनेस। चेंज से डरते नहीं है, चेंज को लीड कर। एंटरप्रेन्योर को हमेशा ओपन माइंडेड रहना पड़ता है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। ठीक है, बुरे वक्त आते हैं, एंटरप्रेन्योर मानता है ये सब टेम्पररी है। अब 2008 में रिसेशन हुआ था, पूरी दुनिया डर गई थी। ठीक है, जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन के वेयर हाउस बड़े कर दिए क्योंकि उसने बिलीव किया कि लोग फिर से शॉपिंग करेंगे। सही निकला, वही आज अमेज़ॉन एम्पायर बना गई। अब आता है वर्किंग रिलेशनशिप्स प्लस गुड ऑर्गेनाइजर। तो वर्किंग रिलेशनशिप्स अकेले कोई बिजनेस नहीं बनाता। एंटरप्रेन्योर जानता है लोग को कन्विंस कैसे करें, टीम को इंस्पायर कैसे करें। वहीं पे गुड ऑर्गेनाइजर, सोचो अब कुछ भी है, एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर है। ठीक है, वो खुद वायलिन नहीं बजाता, ड्रम्स नहीं बजाता, बट वो इंश्योर करता है कि सब मिलके सही बजाए। एंटरप्रेन्योर भी ऐसा ही होता है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस सब कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट आता है इनोवेटिव एप्टीट्यूड। अपने इनकम का एक पार्ट R&D पर लगाता ही लगाता है, नए आइडियाज़ ढूंढने में। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। अब ये लोग कभी नहीं कहते, अब तो सब पता है। जिस दिन बोला उस दिन स्टार्ट डेडलाइन हुआ। मतलब कोई भी ये कभी नहीं कहेगा कि उसने, कोई एंटरप्रेन्योर बेसिकली कभी नहीं कहेगा कि उसे सब कुछ आता है। वो हमेशा कॉन्टिन्यूस लर्निंग पे फोकस करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेरा एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस। अब जानते हैं एंटरप्रेन्योर करता क्या है। अब सोचो इसको एक बॉलीवुड डायरेक्टर की तरह। डायरेक्टर ना खुद एक्टिंग करता है, ना लाइटनिंग, ना म्यूज़िक, बट सब कुछ उसकी जिम्मेदारी है। अब हमारा पहला फंक्शन है आइडिया से अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी से सर्वे। पहले आइडिया आता है, लेकिन स्मार्ट एंटरप्रेन्योर मार्केट रिसर्च करता है पहले कि क्या चाहिए एक्चुअल में कस्टमर्स को, कंपटीशन कौन है, कौन सा साइज़ है, कलर है, प्राइस काम करेगा, क्या काम करेगा। अब जोमेटो लॉन्च करने से पहले दीपेंद्र गोयल ने दिल्ली में लिटरली सर्वे किया है, लोग सबसे ज़्यादा क्या ऑर्डर करते हैं, गेस नहीं किया है, रिसर्च मारी है, R&D करी है। नेक्स्ट आता है फॉर्म प्लस लोकेशन को डिसाइड करना। अब सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, कंपनी या फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, ये सब तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैपिटल प्लस मशीनरी प्लस लेबर। पैसा आसमान से नहीं गिरता है, एंटरप्रेन्योर उठा के लाता है सेविंग से, बैंक से, दोस्तों से, इन्वेस्टर्स से, समझ रहे हो, तब जाके ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है मेरा स्ट्रक्चर या फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़। अब मार्केटिंग कौन संभालेगा, अकाउंट्स कौन देखेगा, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, एंटरप्रेन्योर ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है और साथ में सारे लीगल पेपर्स भी फाइल करता है। नेक्स्ट आता है मेरा प्रोमोटर और उसके टाइप्स। अब ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूज करता है,
तो इसकी कन्फ्यूजन को एक स्टोरी के उससे क्लियर आउट करेंगे। अब हम बॉलीवुड की एक एनालॉजी समझते हैं, ठीक है। एक बंदा है जिसके पास ज़बरदस्त मूवी का स्क्रिप्ट है, मस्त स्टोरी, इमोशनल सीन्स, ब्लॉकबस्टर आइडिया। ये है एंटरप्रेन्योर, क्रिएटिव ब्रेन, विजन वाला एकदम। अब एक और बंदा है जो लोकेशन बुक करता है, एक्टर्स हायर करता है, बजट मैनेज करता है, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढता है और फिल्म रिलीज़ कराता है। ये है प्रोमोटर, एग्जीक्यूशन वाला। अब एंटरप्रेन्योर सोचता है, प्रोमोटर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़, रियल लाइफ में दोनों अक्सर एक ही इंसान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा जी को ले लो, उनका विजन रखना और इंटरप्राइज भी सेटअप करी तो एक ही बंदा है ना, दोनों रोल्स किए। अब बेसिकली एंटरप्रेन्योर वर्सेस प्रोमोटर। एंटरप्रेन्योर होता है आइडिया वाला इंसान, प्रोमोटर होता है बिल्ड करने वाला इंसान। एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी देखता है, प्रोमोटर रिसोर्सेज जोड़ता है। एंटरप्रेन्योर रिस्क उठाता है, प्रोमोटर स्टेप्स लेता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योर या तो सेटअप करेगा या नहीं करेगा, प्रोमोटर सेटअप करना ही उसका काम है। एंटरप्रेन्योर कुछ नया क्रिएट करता है, प्रोमोटर एंटरप्राइज का बेसिकली मदर या फिर समझ लो, ओके। अब प्रोमोटर्स के 5 टाइप होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल प्रोमोटर, फाइनेंशियल प्रोमोटर, एंटरप्रेन्योर प्रोमोटर, इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट। अब 5 स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला है प्रोफेशनल प्रोमोटर्स। अब मान लो ये लोग शादी के वेडिंग प्लानर्स की तरह ले लो, सब अरेंज करते हैं, वेन्यू, कैटरिंग, डेकोरेशन। शादी हो गई, चले गए। कपल खुद मैनेज करते हैं। प्रोफेशनल प्रोमोटर्स कंपनी सेटअप करते हैं, रनिंग करते हैं, फिर कंट्रोल शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, खुद मैनेज नहीं करते, ठीक है। अब आते हैं हम फाइनेंशियल प्रोमोटर्स। ये इन्वेस्टर टाइप्स हैं। जब मार्केट अच्छी होती है ये पैसा लगा के नई कंपनीज फ्लोट कर देते हैं। अब एक प्राइवेट इक्विटी फर्म जैसा सोचो, एक सेक्टर में अपॉर्चुनिटी दिखी, पैसे लगाते हैं, कंपनी सेट करते हैं, रिटर्न्स लेते हैं, पूरे फाइनेंशियल मोटिव है। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरल प्रोमोटर्स। अब ये इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये क्लासिक फाउंडर है, आइडिया भी इन्हीं का है, सेटअप भी इन्हीं का है, मैनेजमेंट भी इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है, इन्हीं को करना है। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल प्रोमोटर्स, ठीक है। गवर्नमेंट ने देखा कि एंटरप्रेन्योर्स के पास अच्छा आइडिया है बट पैसा नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो उन्होंने स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब आते हैं गवर्नमेंट प्रोमोटर्स पर। कभी कभी गवर्नमेंट खुद प्रोमोटर बन जाती है, खासकर जब इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो, बहुत ज़्यादा रिस्की हो या फिर प्राइवेट प्लेयर्स के बस की ना हो वो चीज़, वहाँ पे गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू प्रोमोटर, सिंपल है। अब नेक्स्ट आते हैं बिजनेस प्रमोशन पे, बेसिकली लीगल वाला पार्ट। अब वो पार्ट आता है जिसे पढ़ के नींद आती है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ लीगल फॉर्मेलिटीज़। लेकिन अब हम इसको एक बहुत सिंपल चीज़ से क्लियर करते हैं। मान लो बिज़नेस स्टार्ट करना है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की तरह है। सोल ट्रेडर, तुम अकेले ग्रुप बनाओ, कोई रूल्स नहीं है, कोई एडमिन अप्रूवल नहीं है, बस तुम हो। अब पार्टनरशिप में कुछ दोस्तों को ऐड किया, शायद ग्रुप रूल्स पे एग्री किया, लेकिन प्राइवेट। अब आते हैं प्राइवेट कंपनी पे। अब प्रॉपर सेटअप चाहिए, नाम, रूल्स, एडमिन स्ट्रक्चर, सब कुछ। अब आते हैं पब्लिक कंपनी में, ग्रुप को पब्लिक कर दिया, अब तो पूरा प्रोसेस है, वेरिफिकेशन, रूल्स, रेगुलेशंस। सो अब आते हैं सोल्स ट्रेडर पे। सोल ट्रेडर सीधा सा सिंपल, कोई ऑलमोस्ट समझ लो ज़ीरो फॉर्मेलिटीज़ हैं इसमें। कल उठ के डिसाइड करो आज से मैं बिज़नेस में हूँ और शुरू। अब तुम्हारे मोहल्ले में कोई मान लो पान की शॉप वाले हैं, ठीक है, या कॉलेज के बाहर चाय वाला है, घर पे ट्यूशन देने वाली आंटी हैं, इनमें से किसी ने कुछ कहीं रजिस्टर नहीं किया हुआ है, ठीक है, बस शुरू कर दिया है। अब एक्सेप्शन केस ले लो, तुम्हें रेस्टोरेंट खोलना है तो हेल्थ डिपार्टमेंट का लाइसेंस तो चाहिए होगा, फैक्ट्री लगानी है तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से परमिशन लेना पड़ेगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अब आता है फॉर एग्जाम्पल जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यहाँ भी ज़ीरो फॉर्मेलिटी है।
ये बिज़नेस तब ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट में आती है जब फैमिली का हेड को कुछ हो जाता है या फिर बाकी की फैमिली उसका बिज़नेस कंटिन्यू करती है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई पेपर्स नहीं होते हैं, कोई अथॉरिटी नहीं होती है, कोई पुराने वो चीज़ नहीं होती है कि हाँ ठीक है जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है, कोई फॉर्म नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट और ट्रेडिशन पे चल रहा है ये सब कुछ। नेक्स्ट आती है मेरी पार्टनरशिप फर्म। अब इसमें कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कल से शुरू कर सकते हो, ज़रा वर्बल एग्रीमेंट के बेसिस पे भी कर सकते हो। लेकिन अब इसमें एक बड़ा कैच है, अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो तुम कोर्ट में केस नहीं कर सकते, ना थर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट ना पार्टनर्स के बीच में। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसलिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है लेकिन रिकमेंडेड तो है। अब कैसे रजिस्टर करेंगे? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को अप्लाई करो, फीस भरो, पार्टनरशिप डीड सबमिट करो, स्टैम्प पेपर पे सब पार्टनर्स के साइन के साथ, सिंपल है। अब पार्टनरशिप डीड में होगा क्या? उसमें होगा बिजनेस का नाम और एड्रेस आएगा, हर पार्टनर कितना कैपिटल लगा रहा है वो आएगा, प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर होगा वो आएगा, पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं, किसी को सैलरी मिलेगी क्या, फर्म कब और कैसे बंद होगी। तो पार्टनरशिप डीड को सोचो एकदम एग्रीमेंट की तरह, जब सब ठीक होता है तब ये लिखते हैं ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो सबको पता हो आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब सीरियस होते हैं, कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी है, ये सिर्फ आप नहीं हो, इसका अपना एक एग्जिस्टेंस है लॉ की नज़र में। 2 स्टेजेस हैं रजिस्ट्रेशन करने के। सबसे पहला है इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को जन्म मिल गया है भाई। इसमें स्टेप 1 है हमारा नेम चूज़ करो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे अप्लाई करो, पब्लिक लिमिटेड नेम में लिमिटेड वर्ड होना चाहिए और प्राइवेट लिमिटेड नेम में प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, इसलिए टाटा मोटर्स लिमिटेड, बट कोई छोटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। नोटिस करो ये वाला डिफरेंस, कहीं पे लिमिटेड होता है कहीं पे प्राइवेट लिमिटेड होता है। नेक्स्ट आता है MOA और AOA बनाना। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। MOA इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब सबसे पहले पढ़ते हैं MOA, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी क्या काम करेगी, कितना कैपिटल है, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, ये कंपनी का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ क्या रूल बुक रहने वाली है। अब आता है AOA, कंपनी के अंदर के रूल्स क्या हैं, मीटिंग्स कैसे होंगी, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, वोटिंग कैसे होगा, बेसिकली घर के अंदर के नियम वाला डॉक्यूमेंट हो गया ये। अब ईजी सी ट्रिक है इसको याद करने की। MOA हो गया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ज़्यादा रूल्स, बाहर की दुनिया के साथ रिलेशन रखना कैसे एग्जैक्टली। AOA हो गया पार्लियामेंट के अंदर के रूल्स, यानी कि घर के अंदर के रूल्स क्या हैं वो सब चीज़ें डिसाइड करनी है। नेक्स्ट स्टेप आता है डॉक्यूमेंट्स फाइल करो रजिस्ट्रेटर के पास, सबमिट करो MOA AOA डायरेक्टर्स की लिस्ट, उनके कंसेंट, एक डिक्लेरेशन और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। स्टेप 4 आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब रजिस्ट्रार सब चेक करता है, सेटिस्फाई हुआ तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है, ये कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया बेसिकली। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सर्टिफिकेट मिलने के तुरंत बाद बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक एक्स्ट्रा स्टेज समझ लो। पब्लिक लिमिटेड भी पहले इनकॉर्पोरेशन करती है, सेम प्रोसेस चलता है। फिर एक और स्टेज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्यों? क्योंकि आम पब्लिक से पैसा उठाती है, गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि कोई भी ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को चीट ना करे। अब इसमें स्टेप 1 रहता है प्रिपेयर एंड रजिस्टर, ठीक है, पब्लिक को ओपन इन्विटेशन से शेयर्स खरीदने की। अब फॉर एग्जांपल इसे मूवी के ट्रेलर लॉन्च की तरह सोचो। अब कहते हैं ना समवेयर हमारे में इन्वेस्ट करो, ये हैं हम, ये करेंगे पैसों का, ये मिलेगा तुम्हें, तो वही चीज़ होती है। अब पब्लिक से पैसा नहीं उठाना तो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दो। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब पब्लिक अप्लाई करती है शेयर्स के लिए, बैंक फॉर्म्स और पैसा कलेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं किसको कितने शेयर्स मिलेंगे, रजिस्ट्रार के पास रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल होती है। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा रेज करना है तो पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज़ की परमिशन चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, 120 दिन। कंपनी को 120 दिन के अंदर मिनिमम पैसा कलेक्ट करना पड़ता है।
अब ये पैसा किस लिए चाहिए? प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, लोन्स रीपे करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। सो 120 दिन में अगर हमें इनफ नहीं मिला तो सबका पैसा वापस करो, कोई अलॉटमेंट नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं, फिर से शुरू। ये बेसिकली क्राउड फंडिंग की तरह होता है। किक स्टार्टर पे अगर टारगेट नहीं हिट होता है ना तो बैकर्स को रिफंड नहीं मिलता है, वही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप आता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। अब रजिस्ट्रार के पास डिक्लेरेशन फाइल करो, ठीक है। अब वो इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बेसिकली एक्चुअल बिजनेस शुरू कर सकती है, पैसा बोरो कर सकती है, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ जो तुम्हें याद रखनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए इनकॉर्पोरेशन का, वहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इनकॉर्पोरेशन, प्रॉस्पेक्टस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ये सब कुछ चाहिए। और बिजनेस कब शुरू कर सकते हैं? प्राइवेट में तो तुरंत कर लो और पब्लिक में सारी चीज़ें होने के बाद करो। अब नेक्स्ट आता है मेरा कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रमोशन। अब नेक्स्ट आता है मेरा कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रमोशन। कोऑपरेटिव तब बनती है जब लोग एक साथ मिलकर अपनी कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, कंज्यूमर हो गए, वो सब। अब इसके क्या स्टेप्स होते हैं? तो इसका स्टेप 1 होता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अप्लाई करो, नेम दो, ऑब्जेक्टिव दो, शेयर कैपिटल बताओ, मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए। सेकंड होता है बाय लॉज बनाओ, मतलब कोऑपरेटिव का रूल बुक बिल्कुल AOA की तरह हो गया, सिंपल। अगर AOA स्कूल का रूल बुक है तो बाय लॉज कॉलोनी सोसाइटी का रूल बुक समझ लो, सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ स्केल अलग अलग है। नेक्स्ट आता है साइन करो और सबमिट करो। सारे प्रमोशंस साइन करते हैं, रजिस्ट्रार चेक करता है और फिर सबमिट हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रार इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब कोऑपरेटिव बन गई, एक अलग लीगल एंटिटी हो गई, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, केस कर सकते हैं, गवर्नमेंट के कंसेशंस मिलते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, इनकम टैक्स, सब पे एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है। एक फाइनल समरी पर आते हैं। एंटरप्रेन्योर है, सबसे पहले आइडिया आता है, ठीक है। इनोवेशन अलग करना, इन्वेंट नहीं होता है। रिस्क बेयरिंग, अनसर्टेनिटी के बाद भी इन्वेस्ट करना। प्रोमोटर एंटरप्राइज सेटअप करता है, बेसिकली प्रोफेशनल प्रमोटर में सेटअप करो और चले जाओ। एंटरप्रेन्योर प्रमोटर में आइडिया होता है, सेटअप होता है, रन करता है, सब कुछ करता है। गवर्नमेंट प्रमोटर में नेशनल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर में फंड करो, मेंटर करो। MOA कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। AOA घर के अंदर के रूल्स हो गए, बेसिकली कंपनी के अंदर के रूल्स। प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ इनकॉर्पोरेशन चाहिए। पब्लिक लिमिटेड में बेसिकली इनकॉर्पोरेशन प्लस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। कोऑपरेटिव में मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए और बाय लॉज होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारा ECO01 का ब्लॉक 1 फिनिश हो गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू।